नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर विशेष और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। दोपहर विशेष में आज बात करेंगे बिहार में हो रहे बड़े बदलाव की, जिसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। दरअसल बिहार में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर बनाने की तैयारी चल रही है और इसके लिए कई जिलों को चिन्हित तक किया गया है। आपको बताएंगे कि कैसे बिहार बहुत जल्द देश में हथियार का हब बनने जा रहा है। आपको इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि बिहार में कहां-कहां बारिश का कहर बरपा। आपको नवादा का ककोलत वाटरफॉल भी हम लेकर चलेंगे, जो कि भारी बारिश की वजह से इस वक्त रौद्र रूप में नजर आ रहा है। और सबसे पहले बात बिहार में बनने वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर की। जी हां, इसे लेकर सरकार की तरफ से जोर शोर से तैयारी की जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने प्राथमिक स्वीकृति तक दे दी है। ये कॉरिडोर बिहार के 5 जिलों में बनेगा, साथ ही 2 अन्य जिलों में भी चिन्हित किया गया है, जिसे चयनित किया गया है और इस कॉरिडोर में शामिल इसे कर दिया जा सकता है। इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद से बिहार देश की रक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। साथ ही इससे बिहार में लाखों लोगों को प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी हासिल होगा। बिहार में बनेगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर। देश का नया हथियार का हब बनेगा बिहार। भारत की रक्षा ताकत को मिलेगी नई पहचान। दुनिया भर में बिहार की पहचान शिक्षा और समृद्ध संस्कृति से होती है, लेकिन जल्द ही बिहार की पहचान में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, जो न सिर्फ देश की रक्षा प्रणाली को मजबूती देगा, बल्कि इससे बिहार के लाखों रोजगार लोगों को मिलेगा। स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। दरअसल बिहार अब देश में हथियारों का हब बनेगा। जानकारी के मुताबिक बिहार में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर बनेगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर निर्माण के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है। केंद्र से प्रस्ताव पर प्राथमिक स्तर पर स्वीकृति मिल गई है। मुंगेर, कैमूर, बांका, जमुई और अरवल में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर बनेगा। इसके साथ ही भागलपुर, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा और सारण को भी चिन्हित किया गया है। बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान पहले से ही रही है, लेकिन अब बिहार एक और चीज से जाना जाएगा। दरअसल बिहार में अब आधुनिक हथियारों का निर्माण कराया जाएगा। राज्य में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया गया है, जो न केवल देश की रक्षा ताकत को नई उड़ान देगा, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी मुहैया कराएगा। कॉरिडोर के निर्माण की तैयारी फिलहाल अंतिम चरण में है। बिहार अब एक बार फिर अपनी खोई पहचान हासिल करने जा रहा है। जल्द ही बिहार देश भर में हथियार हब के रूप में भी जाना जाएगा, जहां गोला बारूद, अत्याधुनिक राइफल, मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर का निर्माण होगा। बाय मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम का निर्माण होगा। अभी देश में सिर्फ नालंदा जिले में बाय मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम बनता है, जिससे तोप और भारी फायरिंग गन की मारक क्षमता बढ़ाने में इस्तेमाल होता है। बिहार सरकार बिहार में उद्योग लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पिछले कुछ सालों में बिहार में तेजी से निवेश भी हुए हैं। राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हुए हैं। सबसे पहले तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा तो कोई निवेश कैसे करेगा। दूसरी बात, जो अगर ह्यूमन कैपिटल है, स्किल्ड है या नहीं है, उसको अगर आप देखें, लॉ एंड ऑर्डर हमारा कैसा है, हमारी पॉलिसीज कैसी हैं, तो फॉर्चुनेटली आज अब बिहार के पास सब कुछ है। आप कनेक्टिविटी आज मेरी किसी भी राज्य से आप तुलना कर लें, चाहे वो सड़क संपर्क हो, रेल संपर्क हो, एयर संपर्क हो, हम लगातार इंप्रूव किए हैं, हम बहुत बेहतर हुए हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जरिए बिहार में हजारों करोड़ का निवेश होगा, जिससे भारी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। जानकारी के मुताबिक एक फैक्ट्री लगाने में करीब 1500 करोड़ खर्च होंगे। छोटे हथियार बनाने में 700 से 1400 करोड़ खर्च होंगे। बड़े हथियार बनाने में 4000 करोड़ तक का खर्च होगा। बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने
एक प्रस्ताव लाया है कि बिहार में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाया जाएगा। एक बहुत ही सराहनीय कदम है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कॉरिडोर यहाँ बन रहा है, कई फैक्ट्री लगेगी तो निश्चित तौर पर लोगों को रोजगार मिलेगा, आय का साधन बनेगा, बिहार सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। इतने बड़े स्तर पर अगर निवेश होगा तो स्वाभाविक है कि इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर के निर्माण से न सिर्फ बिहार आर्थिक रूप से मजबूत होगा बल्कि सड़क और वायु मार्ग भी बेहतर होगा। इस प्रस्ताव के मुताबिक बिहार में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर बनाने से देश के सभी राज्यों में सही वक्त पर हथियारों की आपूर्ति की जा सकेगी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी पहल है बिहार सरकार की, और जब इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी तो न केवल बिहार आर्थिक तौर पर और मजबूत होगा बल्कि बिहार की एक अलग पहचान जो है वह स्थापित होगी। बिहार में बड़े बड़े उद्योग लगाने का वक्त आ गया है, ये दावा किया उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने। नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर अब बेहतर है, उद्योग लगाने के लिए सारे संसाधन मौजूद हैं। उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार को लैंड ऑफ इंडस्ट्री की तरफ ले जाने का मकसद है। बिहार इंडस्ट्री के लिए टेक ऑफ करने को तैयार है। आज मेरी किसी भी राज्य से आप तुलना कर लें, चाहे वो सड़क संपर्क हो, रेल संपर्क हो, एयर संपर्क हो, हम लगातार इम्प्रूव किए हैं, हम बहुत बेहतर हुए हैं। नीतियां हमारी अच्छी हैं। अब हम नई औद्योगिक नीति पर काम कर रहे हैं और मुझको लगता है नई औद्योगिक नीति जो 2025 की बनेगी वो एक पूरा टर्न अराउंड लाएगा हमारे पूरे जो इंडस्ट्रियल लैंडस्केप है बिहार का। और हम इस संकल्प के साथ जो काम कर रहे हैं कि बिहार जो एक लैंड ऑफ हिस्ट्री है उसको अब हम लैंड ऑफ इंडस्ट्री की ओर भी हम ले जाएं। वैसे भी अगर आप देखें तो बिहार के मुंगेर जिले में हथियार के निर्माण का इतिहास 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ हथियार बनाने के कई कारखाने भी हैं, तो हथियार बनाने वाले लोग भी बड़ी संख्या में हैं। लेकिन पॉलिसी और दूरदर्शिता के अभाव में ये तमाम कारखाने अब बंदी के कगार पर पहुंच गए हैं। लेकिन बिहार सरकार के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव ने इन कामगारों को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई है। आज के जमाने में डिफेंस कॉरिडोर की बहुत ज्यादा अहमियत है मुंगेर बिहार में। इससे रोजगार के नए आयाम मिलेंगे। बिहार सरकार की एक नीति स्पष्ट होगी जो अब तक नहीं है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बिहार सरकार की, तो इससे रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। बिहार सरकार अपने प्रदेश में रक्षा और गृह मंत्रालय के सहयोग से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर की स्थापना कर मुंगेर को और यहाँ के कुशल कामगारों के कौशल का समुचित उपयोग कर सकेगी। राज्य सरकार की इस पहल के लिए सभी लाइसेंसधारी बंदूक निर्माताओं और कामगारों ने उद्योग मंत्री और मुख्यमंत्री का आभार जताया है। सरकार ने जो डिफेंस कॉरिडोर का प्रस्ताव दिया है उससे मुंगेर के बंदूक कारखाना को अगर बूस्ट मिल जा रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ 200 वर्षों से यहाँ के लोग बंदूक या आर्म्स के ट्रेड में रहे हैं, विनिर्माण में रहे हैं और अच्छे कारीगर हैं। दरअसल मुंगेर में हथियारों का कारखाना और यहाँ हथियार निर्माण का इतिहास 200 साल से भी ज्यादा पुराना है। बताया जाता है कि 1900 के दशक तक तो यहाँ निर्माण होने वाले हथियार यूरोप तक जाते थे। बिहार सरकार की बिहार में हथियार फैक्ट्रियों का हब बनाने की पहल ने एक तरफ जहां इन कारीगरों को एक नई उम्मीद दी है, तो वहीं ये कॉरिडोर बिहार के विकास में नया आयाम लेकर आएगा, जिससे बिहार न सिर्फ विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार और आनंद अमृतराज के साथ मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। तो बिहार में अभी मॉनसून की एंट्री सही से हुई भी नहीं है, लेकिन अभी से बारिश ने कहर बरपाना शुरू जरूर कर दिया है। कई जिलों में हुई हल्की बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गईं, अस्पताल में पानी घुस गया। कुछ देर की बारिश ने बिहार में ऐसा कहर बरपाया कि कई जगह कटाव की स्थिति बन गई। वहीं बिहार का कश्मीर कहा जाने वाला ककोलत वाटरफॉल में इतना पानी भर गया कि वहां सैलानियों के जाने पर तुरंत रोक लगा दी गई। ककोलत में पानी का रौद्र रूप अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। यह स्थिति तब है जब मॉनसून अभी पूरी तरह से आया भी नहीं है। बिहार में मुसीबत बनकर आया मॉनसून। ककोलत के झरने ने दिखाया रौद्र रूप। सड़कें जलमग्न, अस्पताल में घुसा पानी। बिहार में अभी मॉनसून की एंट्री ही हुई है,
लेकिन शुरुआती बारिश ने ही बिहार में कहर बरपा रखा है। नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। कई जिलों में अभी से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बिहार में मानसूनी बारिश किस कदर कहर बरपा रही है, इसकी एक भयावह तस्वीर देखने को मिली नवादा में, जहां बिहार का कश्मीर कहे जाने वाले ककोलत जलप्रपात का झरना अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। ककोलत झरने का रौद्र रूप देखकर हर कोई हैरान है। झारखंड में हो रही लगातार बारिश के कारण ककोलत के झरने में पानी का स्तर इतना बढ़ गया है कि हर ओर पानी की तेज धारा बहने लगी। पानी की धार इतनी तेज थी कि ककोलत की सीढ़ियों से पानी नीचे जाने लगा। राहत की बात यह रही कि ककोलत जलप्रपात में अभी अगले आदेश तक सैलानियों के प्रवेश पर रोक है। वहीं नवादा में लगातार हो रही बारिश अब आम लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है। शहर में जगह जगह पानी भरा हुआ है। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये है नवादा का सदर अस्पताल, जहां की हालत देखकर एक कह पाना मुश्किल है कि मरीज यहां इलाज करवाने आते हैं या बीमार होने। थोड़ी सी बारिश और सदर अस्पताल की क्या स्थिति होती है वो बताने की जरूरत नहीं है। आप तस्वीर के ही माध्यम से इसे समझिए कि थोड़ी सी बारिश में सदर अस्पताल का क्या हाल होता है। वो चाहे सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड हो, वो चाहे सीएस कार्यालय हो, दवा वितरण केंद्र हो या फिर रजिस्ट्रेशन काउंटर हो, सभी जगह परिसर जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। अस्पताल के कई हिस्सों में पानी भरा हुआ है। अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेकर दवा वितरण केंद्र, एक्सरे के पास और सीएस कार्यालय समेत सभी विभाग जलमग्न हो गए हैं। दूसरी तरफ पानी भरने से नाले का पानी भी अस्पताल में भर गया है, जिससे पानी में बदबू से लोग परेशान हैं। आप लोग देख सकते हैं हल्का सा बारिश हुआ है और देखिए यहाँ पे कितना पानी। यहाँ पे लोग जो दवाई ले रहे हैं, आएंगे बुखार दिखाने के लिए, निकल जाएगा मलेरिया, तो यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले पानी निकालिए। यहाँ पे देखिए सारे मतलब मरीज अभी आप लोग देखे होंगे, इतना आदमी आप लोग है यहाँ पे। अभी एक मरीज गया था ना, पानी के वजह से हम एक को देखे, एक और गिरा होगा। मोतिहारी के सुगौली प्रखंड के सुकुल पाकड़ पंचायत के सिकरहना नदी के तट पर मौजूद आधा दर्जन घरों पर कटाव होने का खतरा बढ़ गया है। बाढ़ की आशंका से डरे ग्रामीण अब जल्द बांध की मरम्मत करने को लेकर गुहार लगा रहे हैं। जमीन उमीन के न बांधा परुआ घर और सब आधा काट ले लो आ केहू हमनी के देखभाल करे वाला नहीं है। हमनी के जगह रही तो केना हमनी के जाके बस जैती सन। ये तो हमनी के कहे के बा। बांस ओस लागता तो ले जाता दहवा के। ये पहली बार नहीं है इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले साल भी गांव के चारों तरफ बाढ़ का पानी भरा हुआ है। कई घर कटाव में भी चले गए हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन ने बाढ़ का पानी रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इतना दूर सब काम होता है नदी का, मगर हम लोग के गांव में नहीं होता है। अच्छा, नहीं कोई मुखिया आता है, नहीं वार्ड आता है, नहीं कोई आता है इस पर ध्यान करने के लिए। जब पानी आएगा तो आएगा, सब गांव में घूमकर चला जाएगा। ये कब कटा है? ये तो ये अभी तो कटा है, 4 साल से पूरा कट रहा है। मोतिहारी की तरह ही दरभंगा भी हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं, करोड़ों का नुकसान होता है, लोगों की जान भी जाती है, लेकिन प्रशासन हर साल सिर्फ दावा करता है और जब बारिश होती है तो स्थिति जस की तस बनी रहती है। अब जरा इस तस्वीर को ही देख लीजिए। पिछली हुई हल्की सी बारिश ने पूरे शहर को झील में तब्दील कर दिया। शहर की गलियों से लेकर मुख्य सड़क पर पानी भर गया। कहाँ नाला है और कहाँ सड़क, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। नगर निगम तो भाई सब पेप्सी पी के जो है दुकानों पे आता है, काम नहीं, नाले साफ नहीं करता है और जो है 100-200 रुपये खाता है, नाले साफ नहीं करता है, निकल जाता है दुकानदारों से पैसा लेके। दरभंगा में हुई हल्की सी बारिश ने नगर निगम की पोल पूरी तरह से खोल दी है। निगम के दावे पानी में बह गए, वहीं पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है, जिससे लोगों में नगर निगम के खिलाफ गुस्सा है। पूरा रोड डूब गया, बहुत दिक्कत हो रहा आदमी को चलने फिरने में। कौन सा मोहल्ला है? ये दुमदुमा 38 वार्ड है, 37 वार्ड है। इतना परेशानी होता है, आने जाने वाले को क्या बताया जाए। अभी तो बारिश की शुरुआत हुई है, जरा अनुमान लगाइए जब मानसून अपने चरम पर होगा तो क्या हालात होंगे। जब हल्की सी बारिश में सड़कें जलमग्न हो गई तो यह अनुमान लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि नगर निगम और प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए कितनी तैयारी की होगी। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल, मोतिहारी से अवनीश कुमार और दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट।
चार धाम यात्रा का असली सीजन आमतौर पर मॉनसून से पहले का माना जाता है। इस बार के आंकड़े ये बता रहे हैं कि श्रद्धा और आस्था का ये यात्रा हर रिकॉर्ड को पीछे छोड़ती नजर आ रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 30 अप्रैल से शुरू हुई चार धाम यात्रा 53 दिन पूरे कर चुकी है। इस दौरान कई चुनौतियां भी सामने आई। भारत पाक टेंशन, दो हेली दुर्घटनाएं। बावजूद इसके चार धाम यात्रा का क्रेज कम नहीं हुआ। आंकड़े बताते हैं कि इन 53 दिनों में 33,62,000 श्रद्धालु चार धाम पहुँचे, जो बीते साल की 53 दिन की यात्रा से 4 लाख अधिक है। 53 दिनों में पिछले वर्ष की चारधाम यात्रा के पहले 53 दिनों की तुलना में 4.25 लाख यानी 14% ज्यादा श्रद्धालु आए हैं। 2025 की चारधाम यात्रा जिसकी शुरुआत 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोलने से हुई थी, उसमें अभी तक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब में 33,62,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं। पिछले वर्ष की जब हम तुलना कर रहे हैं, जब 10 मई को चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी, उन पहले 53 दिनों में 29,36,000 श्रद्धालु पहुंचे थे। अभी तक 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन किए, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा यात्रा की जो अभी शुरुआत थी इस बार ठीक हुई। यात्री आया और माँ गंगा में यहाँ स्नान किया, पूजा किया, तर्पण किया और अभी भी जो यात्री आ रहे हैं उनको हम आपसे निवेदन करूँगा, बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत बढ़िया। ये केवल चार धाम यात्रा की बात नहीं है, बल्कि प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थलों पर भी यात्रियों की भीड़ उमड़ी है। सरकार इसे सफल नीतियों का परिणाम बता रही है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि चार धाम में यात्रियों की रिकॉर्ड संख्या उन लोगों के लिए भी जवाब है जो कहते हैं कि चार धाम यात्रियों को जानबूझकर अन्य जगहों पर डाइवर्ट किया गया। बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, व्यवस्थित है और जिस तरह से लगातार संख्या बढ़ रही है। और ये न केवल उत्तर यहाँ पे चार धाम में, आप देखें कैची धाम में यात्रियों का बड़ा हुजूम जा रहा है। इसी तरह से आपका जो ओम पर्वत की तरफ आप देखिए, जबरदस्त लोगों पे उत्साह है। और इधर जो हमारा डेस्टिनेशन राफ्टिंग का, इस पर भी लगातार कई गुना यात्री बढ़ रहा है। और आप देखते हैं सैटरडे और संडे तो ऋषिकेश से लेकर के शिवपुरी तक पाँव रखना मुश्किल हो जाता है। तो यात्रियों की संख्या लगातार। बीते साल पूरे सीजन में 48 लाख श्रद्धालु चार धाम पहुँचे थे और इस साल शुरुआती 2 महीने में ही 33 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। ये न केवल देवभूमि के प्रति बढ़ते रुझान का प्रमाण है, बल्कि एक संदेश भी है कि आस्था के सामने कोई डर या चुनौती मायने नहीं रखती। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब बात पहलगाम हमले की, जिसमें 2 महीने की जांच के बाद एनआईए की बड़ी सफलता सामने, जिसमें एनआईए ने पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने न सिर्फ आतंकियों को शरण दी, बल्कि खाना पीना तक मुहैया करवाया। इसके अलावा अब तक की जांच में एनआईए के हाथ कई और दूसरे अहम सुराग भी लगे हैं। पहलगाम हमले में आतंकियों की मदद करने वाले 2 गद्दारों को गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने इस गिरफ्तारी के बाद पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े बड़े दावे किए, जिसके मुताबिक बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में शामिल सभी आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे और पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। पहलगाम में आतंकी हमले के करीब 2 महीने बाद जांच एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। एनआईए ने 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने हमले से पहले आतंकियों की मदद की थी। एनआईए के मुताबिक पहलगाम में परवेज अहमद जोधर और बशीर अहमद जोधर ने माना है कि उन्होंने हमले से पहले आतंकियों को कच्ची झोपड़ी में शरण दी थी। परवेज और बशीर ने आतंकियों को शरण देने के साथ ही उनके खाने पीने और लॉजिस्टिक सपोर्ट में भी मदद की। और ये सब कुछ इन दोनों गद्दारों ने जानबूझकर किया, क्योंकि जिस वक्त आतंकियों ने इनके यहाँ शरण ली वो हथियारबंद थे और उन आतंकियों की पूरी जानकारी इन दोनों के पास थी। ये गद्दार जानते थे कि वो जिसकी मदद कर रहे हैं वो सभी पाकिस्तानी नागरिक और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हैं, जो किसी बड़ी वारदात की प्लानिंग कर रहे हैं, जो उन्होंने 22 अप्रैल को किया, जिसमें 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। यही नहीं, आतंकियों ने यहीं रहने के दौरान ही पहलगाम की बैसरन घाटी की रेकी भी की और ये सारी जानकारी इन दोनों गद्दारों को थी।
वहीं इस गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने पहलगाम के संदिग्ध आतंकियों के उस स्केच को भी खारिज कर दिया जो हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी की थी, जिसमें 3 पाकिस्तानी और एक स्थानीय आतंकी का स्केच जारी किया गया था। एनआईए के मुताबिक स्केच में दिख रहा कोई भी आतंकी पहलगाम हमले में शामिल नहीं था। एनआईए ने फिलहाल पाकिस्तानी नागरिक और लश्कर के आतंकी सुलेमान शाह के पहलगाम हमले में शामिल होने की बात मानी है। एनआईए के मुताबिक 2024 में श्रीनगर सोनमर्ग हाईवे पर जेड मोड़ सुरंग का निर्माण कर रही एक फर्म के 7 कर्मचारियों की हत्या में भी सुलेमान शाह शामिल था और उसी हमले में शामिल उसके एक साथी जुनैद रमजान भट्ट को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। उसी मारे गए आतंकी के फोन से पुलिस ने कुछ आतंकियों की फोटो निकालकर पकड़े गए आरोपियों को दिखाई, जिसके बाद उन्होंने सुलेमान शाह की शिनाख्त की। एनआईए ने हमले के वक्त मौजूद गवाहों से भी आतंकियों की पहचान कराई, जिसके बाद कंफर्म हो गया है कि पहलगाम हमला करने वाले सभी आतंकी पाकिस्तानी थे और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। एनआईए ने आतंकियों की शिनाख्त होने के बाद नए सिरे से उसकी तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दोपहर विशेष में आज बस इतना ही। आगे देखिए अपना बिहार मेरे साथ।